हेलो, यस, हाय, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। और एक नए सब्जेक्ट को लेके मैं आप सभी के सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूँ, जिसमें बताया गया है कि हम जो बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के जो है भारत का संविधान जो है ये नया चैप्टर है हमारा, नया सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको जो है वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें जो है टोटल कितने 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसको पूरे टोटल कितने 22 पार्ट्स में बाँटा गया है, ठीक है। उसे पढ़ाने से पहले 2 से 3 मिनट हम वेट करेंगे स्टूडेंट्स का, ठीक है, जॉइन करने का। उसके बाद हम अपनी क्लास को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको सबको बताया है, ठीक है, मैंने आपको कंटिन्यू बताया 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, सृजन हमारे साथ जुड़ गई हैं, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ और बाकी ग्रुप में जो है शेयर कर दूँ। आप लोगों की भारी डिमांड पे ये सब्जेक्ट कराने की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी है। वरना जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता। देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना? भारत का संविधान बहुत बड़ा है ये, और इसको जो है, लेकिन मैं जो है मैं अपने तरीके से इसको कराऊँगा, बहुत शॉर्ट से शॉर्ट, शॉर्ट एंड क्विक मेथड में कराऊँगा, बहुत जितना छोटा हो सकता है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आर्टिकल्स सारे बताऊँगा जो-जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो उसी तरीके से आप करते रहना है इसको, तो इसमें भी आपको उम्मीद है कि वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेपर में, ठीक है? और स्टूडेंट्स कहाँ हैं सारे? बड़े कहाँ गए सब? संविधान पढ़ने के लिए तो बोला था, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कोई भी सृजन के अलावा। अगर स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो मैं वापस से रिपीट वो इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। अगर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, मिनिमम 4 लोग तो आने चाहिए ना। कहाँ हैं बाकी के लोग? कविता भी जुड़ गई है हमारे साथ। बाकी और कहाँ हैं सब? अरे तो बाकी और प्रगति कहाँ है? प्रगति को भी तो बुलाने वाले थे आप लोग। प्रगति किधर है? 1 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद ठीक है कंटिन्यू करूँगा मैं अपनी क्लास। ठीक है, जैसे कि मैं अभी तक बता देता हूँ आपको, टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो 395 हैं, ठीक है? जो टोटल 22 पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया गया है, ओके? और टोटल शेड्यूल जो है वो 12 शेड्यूल है, ठीक है? 12 शेड्यूल आपको पता होगा, आपने याद किए होंगे, वो एक जनरल सी वो हर जगह आपको ट्रिक मिलेगी। जो है आप अगर आप ट्रिक टू लर्न डालोगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको वही एक ट्रिक मिलेगी जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के नाम से होगी। सुन रखी है ना आप लोगों ने? सुन रखी है ना? बताओ फटाफट। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाली सुन रखी है वो ट्रिक? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाली ट्रिक सुन रखी है ना? वो तो यूनिवर्सल ट्रिक है, वो तो यूनिवर्सल ट्रिक है, वो तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज, है ना? हाँ, ठीक है। और बाकी दोनों ने कविता प्रगति सुन रखी है ना?
बताओ, बाकी बताओ, रश्मि और जुड़ी हैं हमारे साथ में। कविता, प्रगति आपने सुन रखी है वो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाली? अगर नहीं सुनी है तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूँगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर नहीं सुनी है तो। नहीं, नहीं, अभी की नहीं बोल रहा मैं, वो जनरल वैसे ही अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप डालोगे कि ट्रिक लर्न करने की ट्रिक बताएँ, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको कम से कम 100 हंड्रेड्स ऑफ वीडियो मिल जाएँगी आपको, जिसमें वही ट्रिक बताई गई है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाली, ठीक है? तो मैं आपको जो है वो शेयर कर दूँगा, ठीक है? ट्रिक जो है, और जिससे आपको 12 पूरे 12, हाँ, शेड्यूल लर्न करने का ट्रिक है। हाँ, हाँ, हाँ। याद है आपको? देखा है आपने? रश्मि, बताओ जल्दी फटाफट। प्रगति और कविता। अच्छा, याद कर लियो ना? ठीक है, वैसे भी बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे ही याद कर लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वरना एक सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट में जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है, सेकंड में जो है वो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, थर्ड में सेकंड में जो है वो किसके बारे में बात करता है? एग्ज़ीक्यूटिव के बारे में बात करता है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो। बहुत टाइम बाद पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन आपको पढ़ा दूँगा, टेंशन मत लेना। सेकंड किसके बारे में बात करता है? हाँ, वही तो। ठीक है, थर्ड बात करता है ओथ एंड अफ़र्मेशंस के लिए, फोर्थ बात कर रहा है राज्यसभा के लिए, ठीक है? और फिफ्थ बात करता है अदर स्टेट्स के लिए, जिसमें वो दे रखा है त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिज़ोरम जो दे रखा है, फिफ्थ बात करता है, ठीक है? और 5 जो है वो उसकी बात करता है कि वो मतलब एक वो जो दिया हुआ है, 6 जो बात, हाँ, ठीक है, यस, हाँ, और फिफ्थ जो है वो 7th जो है वो शेड्यूल उसके बारे में बात करता है, हाँ। मैं आपको अभी करा दूँगा, ठीक है? ये मेरे को थोड़ा-सा रिवाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँगा। तो इसमें अभी तक टोटल जो है वो 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 106 वाला जो है वो वुमेन्स का 33% रिज़र्वेशन जो है वो याद रखना आप, ठीक है? 106 जो है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, उसको याद रखना, ठीक है? पूछा जा सकता है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? जो मैं आपको अभी बता दूँ, अमेंडमेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और इसका पेज का जो है वो मैं फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? अगर लिखना चाहो तो जनरल वैसे बता देता हूँ, अमेंडमेंट्स जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो वो पूछा जाता है कि जो है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट से आया था, ठीक है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करेंगे तो 52nd अमेंडमेंट से आया था, ठीक है? 1985 में, जो 10th शेड्यूल में भी है हमारे, ठीक है? फिर आया था 73 में पंचायत आया था, 74 में म्युनिसिपैलिटी ऐड हुआ था, है ना? अमेंडमेंट ऑफ एज ऑफ वोटिंग 21 से 18 जो हुई थी, वो 61st अमेंडमेंट में हुई थी, 61 में। ये अमेंडमेंट आपको एक बार बताओ, आप लोगों ने अमेंडमेंट वगैरह सब पढ़े हुए हैं? याद हैं आप लोगों को? अगर याद है, तो फिर मैं आर्टिकल से शुरू करूँगा, अमेंडमेंट्स आपको बाद में करवाऊँगा। अगर अमेंडमेंट्स नहीं याद है, कुछ इम्पोर्टेंट आपको नहीं पता है, तो फिर मैं बता देता हूँ। अच्छा, नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, बाकी फिर मैं अपने नोट से जब कराऊँगा, है ना? तो मैं आपको आपको बता दूँगा, और सारे जितने भी अमेंडमेंट होंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट से बता दूँगा, ठीक है? तो 73 में आपको पता होगा पंचायत है, 74 में जो है वो म्युनिसिपैलिटी है। देखो ईयर याद ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन बस जनरली जो है 42nd अमेंडमेंट का जो है ईयर पूछ लिया जाता है, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है? और बाकी जो है नहीं याद है, मतलब नहीं याद है या नहीं याद है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद में फिर पूछा जाता है आपसे कि वोटिंग एज को 21 से 18 कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? हाँ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, तो पूछा जाता है कि जनरली वोटिंग एज को 21 से 18 कहाँ पे किया गया था, है ना? वो 61 अमेंडमेंट से 61वें अमेंडमेंट से किया गया था।
फिर राइट टू एजुकेशन को कहाँ से जो है किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, 86 वाले से ऐड किया गया, ठीक है? और उसके बाद में जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, ये कौन से अमेंडमेंट में दिया हुआ है, ये 24वें अमेंडमेंट से पता चला, ठीक है? ओके, और वैलिडेशन ऑफ ज़मींदारी लॉ जो हुआ वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1951 में, जिसको 9th शेड्यूल ऐड किया गया उसमें, ठीक है? चलो, एक काम करते हैं, अमेंडमेंट मैं आपको कराऊँगा, पहले मैं आपको आर्टिकल्स करा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम आएँगे प्रिएम्बल पे, ठीक है? भारत के संविधान का प्रिएम्बल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, अगर आपको प्रिएम्बल के बारे में नहीं पता है, तो आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ना जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं हम अपने उस पे, ठीक है? प्रिएम्बल क्या कहता है देखो, प्रिएम्बल से इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ मेरा मेरा जो है बेसिक से अगर मैं पढ़ाऊँगा आपको, अगर मैं एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा प्रगति, तो इट विल टेक एप्रॉक्स 1 मंथ, ठीक है? एक-एक आवर के लेक्चर में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लेगा, तो मैं जो है मैं आपको एक्सप्लेन चीज़ें वही करूँगा, जो इम्पोर्टेंट होंगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं होंगे, वो मैं सिर्फ़ आपको जो है इतनी डेप्थ में ना जब जाके बता के सिर्फ़ चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? और यहाँ से जो बाकी चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो आपको एज़ इट इज़ ऐसे बताऊँगा, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, उसका टेंशन मत लो, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उनको एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है? चलो, ये क्या कहता है प्रिएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिज़ॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है? ये 5 वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है? अब 1 मिनट रुको, मैं आप इसके साथ-साथ में ना मैं एक बार हिंदी का और वो डायरेक्ट हिंदी का और संविधान खोल लेता हूँ, जिससे मैं आपको बता पाऊँ सारी चीज़ें। हाँ, अब देखो हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। देखो क्या कहता है भारत का संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अच्छा ये बात पता है आपको 26 नवंबर 1949 कौन सी डेट है ना? को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 जो डेट है, इस दिन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के संविधान को जो है वो एडॉप्ट किया गया था। और एनफोर्समेंट में कब आया? 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान जो है वो लागू हो गया था। ठीक है? भारत का संविधान जो है वो लागू हो गया था। अब हम बात करते हैं तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर हम इसमें बात करें तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये 3 वर्ड जो है ये 42वें अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। ठीक है? 42nd अमेंडमेंट को जो याद जानते हो तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला जाता है उसको, ठीक है? तो उसमें जो ऐड हुआ था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये 3 वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है? कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है कौन से अमेंडमेंट से जो है वो ऐड हुआ था। तो आपको बताना है कि 42nd अमेंडमेंट से जो है ये ऐड हुआ था, ठीक है? अब उसके बाद में आ जाता है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस कितने टाइप के होते हैं, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है ये आपसे। जस्टिस कितने तरीके तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं?
सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, ठीक है? अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी लिख रहा है ना, न्याय कौन-सा हो गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 तरीके के जो है वो न्याय हो जाते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद में जो है वो क्या दे रखा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि जो है क्या किस बात की स्वतंत्रता है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। ये जो है, ये किस चीज़ की है? ये किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी किस 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 चीज़ की है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ये आपको इम्पोर्टेंट याद करनी है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिएम्बल है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, प्रिएम्बल से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये आपको जो है ये एज़ इट इज़ आपको ये चीज़ें जो है वो याद करनी होंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 तरीके का न्याय होगा, ठीक है? और उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो है वो स्वतंत्रता दी जाएगी और फिर उसके बाद में समता किसकी दी जाएगी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की जो है वो समता दी जाएगी, यानी कि वो इक्वालिटी दी जाएगी, ठीक है? और अगर फ्रेटर्निटी की बात आती है तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और यानी कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी लाई जाएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता रह लेनी चाहिए कि कितने वर्ड दिए हुए हैं प्रिएम्बल में, मतलब कितना सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सीरीज़ भी पूछी जा सकती है, सीरीज़ भी पूछी जाती है, ठीक है? किसी-किसी एक-आध स्टेट में पूछी गई है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 तरीके के होंगे, ठीक है? उसके बाद में जो है जस्टिस जो है 3 तरीके का होगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है? उसके बाद में लिबर्टी होगी, थॉट की होगी, एक्सप्रेशन की होगी, बिलीफ की होगी, वर्शिप की होगी, क्योंकि ये हमारा हमारा जो भारत देश बोलता है कि ये बोलता है कि ये सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे इसका इसका जो है अपना कोई जो है वो धर्म नहीं है, ठीक है? अब क्या बोलते हैं और फ्रेटर्निटी भी मैंने आपको बता दी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है इन्होंने बताया डेट बताइए कि 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान को और जो है एनफोर्समेंट में कब आया था ये? एनफोर्समेंट में आया था ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन इससे वो प्रिएम्बल इससे बनने वाले सवाल भी मैंने आपको बता दिए कि कौन-सा अमेंडमेंट से पूछा जा सकता है और कौन-सा जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिबर्टी कितने टाइप की होती है जस्टिस कितने टाइप का होता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है? अब आ जाते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। ये बताता है कि भारत कहाँ तक फैला हुआ है ना? और एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट नए राज्य का कैसे गठन हो सकता है, ठीक है? और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज़ ऑल्टरेशन से याद आया छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू का मुझे किसी ने वो बोला था पिछले लेक्चर में एक सेक्शन मैंने पूछा था तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू का मुझे बता दिया गया था। तो ऑल्टरेशन से याद आया अब मुझे ऑल्टरेशन का सेक्शन बता दो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू में, है ना? अब बता देना आप मैं आगे का करवा रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो जाएगा, ठीक है? नए राज्य का गठन करना और उसके बाद में जो है बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है? इसकी बात करता है ये। अभी रुको 1 मिनट, ठीक है? अब आ जाते हैं। अब ये क्या कहता है कि देखो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है? इसमें पूछा जाता है कि भारत को कितने नाम से बुलाया गया है? ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 2 नाम बोले गए इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया और भारत 2 नामों से बुलाया जाता है इंडिया को, ठीक है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन क्लियर बता रहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है? The state and territories thereof shall be specified in the first schedule. तो स्टेट्स और टेरिटरीज जो हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में यानी कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में जो है विनिर्दिष्ट है और भारत अर्थात इंडिया राज्य का एक अंग होगा ये आपको बता ही दिया ठीक है और तीसरा क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज यानी कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स होंगी यानी कि राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे ठीक है दूसरा क्या कहता है यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल यानी कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा क्या कहता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं यानी कि जो भी आने वाले टाइम में
सच अदर टेरिटरीज जिनको भी एक्वायर किया जाएगा वो स्टेट एंड टेरिटरीज के अंडर उसमें जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो है वो माने जाएंगे, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो है वो आ जाएंगे अगर ऐसे कोई राज्य क्षेत्र जो है आने वाले टाइम में अगर अर्जित भी किए जाते हैं भारत के द्वारा या फिर दैट इज इंडिया के द्वारा। ठीक है। सेकंड कहता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कि जब हम बताते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताते हैं और दूसरा बताते हैं कि मतलब सेक्शन वो जो है वो थर्ड जो कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो सेकंड जो सेक्शन कहता है वो आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। यानी कि ये क्या कहता है, संसद जो है वो विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो पावर किसके पास है नए राज्य को इस्टेब्लिश करने की, यानी कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो किसके पास है नई स्टेट बनाने की, पार्लियामेंट के पास है। अब अगर आपने अभी देखा होगा, ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा था कि एक 76th डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, जिसको जो है वो महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट के नाम से उसको जाना गया था। आप सब जानते हैं, कुछ लोग वहाँ पे रहते भी हैं, तो उनको बेहतर तरीके से पता होगा कि 76th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनानी है तो उसकी पावर तो राज्य सरकार के पास हो सकती है, लेकिन अगर कोई एक नया राज्य बनाना है, तो उसकी पावर जो है, वो सीधे जो है वो संसद के पास होगी, उससे नीचे वो पावर किसी के पास नहीं होगी। ठीक है? समझ गए आप बात को मेरी? तो यानी कि अगर पूछे जाएगा आपसे कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स यानी कि नए राज्यों का प्रदेश या स्थापना करने की पावर जो है वो किसके पास है? तो आप क्या बोलोगे? किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं है, किसी गवर्नर के पास नहीं है, किसी भी सीएम या प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है यानी कि संसद के पास। ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड डे क्या कहता है? सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन इसको छोड़ दो। 36 अमेंडमेंट एक ऐसा अमेंडमेंट था जिससे सिक्किम को जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। यानी कि एक राज्य का जो है वो दर्जा दे दिया गया था। वो 36 अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के टाइम पे बताऊँगा लेकिन जो चीज़ें कनेक्ट करने के लिए मिल सकती हैं, उनको मैं आपको एज़ इट इज़ बताता चलूँगा। बाद में भी बताऊँगा, बाद वाला तो वो रिज़र्व है आपका, ठीक है? लेकिन अभी अगर कोई चीज़ें जो कनेक्ट होती हैं उनके आपको मैं कनेक्शन के साथ-साथ बताता जाऊँगा चीज़ें। थर्ड कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी कि जो है ये क्या कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, ठीक है? और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ठीक है? अब जो है अब एक बात बताओ, जैसे केरला का नाम अभी आपने रिसेंटली अगर आपने वो जो पढ़ा होगा करंट अफेयर्स तो आपको पता होगा कि केरला का नाम जो है, वो राज्य सरकार ने जो है वो प्रस्ताव भेजा है संसद को कि भैया केरला का नाम जो है हम स्टेट का नाम चेंज करके केरलम रखना चाहते हैं, ठीक है? तो राज्य के पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो अपने राज्य का जो है वो नाम बदल सके। ठीक है? नाम बदलने के लिए भी जो है किसके पास जाना पड़ेगा? संसद के पास ही जाना पड़ेगा और संसद जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसके तहत जो भी कर सकता है, वो चीज़ें अप्लाई करेगा उसपे। ठीक है? ठीक है। ओके? अब देखो ये क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ यानी कि संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी ऑफ पार्ट एनी टू पार्ट और एनी स्टेट। इसको ध्यान से सुनना, अभी आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और ये सब जो है जगहों के नाम या जगहों के बारे में इतिहास याद आएगी। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी कि अगर एक राज्य है तो उसमें से 2 राज्य भी कर सकती है। अगर कोई 2 राज्य हैं उनको मिला के 1 राज्य भी कर सकती है। अगर 2-3 राज्य और हैं उनको लगता है कि इनको मिला के भी 1 राज्य कर देना चाहिए, तो वो सबको मिला के जो है वो एक स्टेट बना सकता है। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है। ठीक है? अब आ जाओ ये क्या कहता है, सेकंड पॉइंट पे।
ये क्या कहता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, वो चाहे तो एरिया जो है वो बढ़ा सकता है, ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, मध्य प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से कौन सी ईयर में और कौन सी डेट को अलग हुआ, ये बता सकता है मुझे? कौन से डेट और ईयर को अलग हुआ था? 2000 में हुआ था और 1 नवंबर, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, है ना? डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट यानी कि छोटा भी कर सकता है। 1 नवंबर 2000, अरे बहुत बढ़िया, सबको पता है भाई ये तो। चलो, गुड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, डिमिनिश कर सकता है यानी कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा, ठीक है, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सारी जो है वो पावर अथॉरिटीज किसके पास है? ये अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, देखते हैं हम, है ना? इसमें क्या लिखा हुआ है? परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई, स्टेट includes a union territory but in the proviso state does not include a union territory। यानी कि ये क्या कह रहा है, आर्टिकल में तो ए से ई तक जो है स्टेट में इंक्लूड की गई है यूनियन टेरिटरी, बट प्रोविजो, ये जो प्रोविजो दिया हुआ है इसमें स्टेट में यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। इन्होंने क्लियर क्लियर ये चीज बताई है। ठीक है, अच्छा अच्छा, याद रहा आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अब देखो, कह रहा है द पावर conferred on parliament by clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any state or union territory। यानी कि ये भी कह रहा है, एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है कि पावर जो है एक क्लॉज में जो है पावर दी गई है उसके पास, पार्लियामेंट के पास क्या पावर दी गई है कि एक राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिला के एक राज्य भी बना सकता है। ठीक है, ये कह रहा है ना, फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि एक नया राज्य बना सकता है। कैसे कि थोड़ा सा पार्ट स्टेट का लिया, थोड़ा सा पार्ट यूनियन टेरिटरी का लिया, मिला के जो है स्टेट बना दिया। यही कह रहा है, आइए देख लेते हैं। खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। ठीक है, ये दे रखा है क्लियर क्लियर। ठीक है, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। इसको छोड़ दो, अब चैप्टर 2 पे आ जाओ, सिटीजनशिप। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि चैप्टर भाग 2 में जो है वो क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में जो है आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको क्या दिया हुआ था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज दी हुई थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट में जो है नेम एंड टेरिटरी दिया हुआ है, क्या नेम है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये दिया हुआ था। और वो क्या है, भारत बहुत सारी टेरिटरीज से मिलके जो है बनता है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट से। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या कंप्राइज होते हैं, अगर कोई चीज आने वाले टाइम में जो है जोड़ी भी जाएगी, एक्वायर की जाएगी भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा, तो वो भी जो है वो क्या होगी, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो है वो पार्ट होगा। ठीक है, सेकंड में बता दिए एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, कैसे होगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया। ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी सारी कंडीशंस बता दी हैं कि क्या क्या कर सकता है। ठीक है, दो स्टेट्स को जोड़ के भी मिला सकता है, ठीक है, और एक स्टेट में से दो स्टेट भी कर सकता है, जैसा उसका मन करे, पार्लियामेंट जो है वो वैसा काम कर सकता है। ठीक है, तीसरा बता दिया, एरिया घटा सकता है, एरिया बढ़ा सकता है। ठीक है, और ऑल्टर कर सकता है बाउंड्रीज को, और ऑल्टर कर सकता है नेम्स को भी। ठीक है, कौन करेगा, पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है
कि किसी राज्य का थोड़ा-सा पार्ट लेके और किसी टेरिटरी का पार्ट लेके जो है एक नया राज्य या एक नई यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंट है, पार्ट 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का। यहाँ पे अगर बोला जाता है कि सिटीज़नशिप के बारे में बात की गई है, यहाँ पे जो है वो आज़ादी के टाइम से अब कुछ लोग पाकिस्तान से आए, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा इंडिया जो है वो सिर्फ़ सिंगल सिटीज़नशिप अलाउ करता है, यूएस की तरह नहीं कि 2 कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप ले सकते हो। अगर भारत का नागरिक कहीं और बाहर जाके अगर उस देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है? ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है? At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India, यानी कि ये क्या कहता है, इसको अगर हम मैं आपको बताऊँ इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में और मामूली तौर से निवासी रहा है, तो वो जो हो जाएगा, वो भारत का नागरिक होगा। है ना? एक बार और बताता हूँ मैं आपको, हू वाज़ बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि जो पर्सन वो व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। और बी क्या कहता है ईदर ऑफ व्होज़ पेरेंट्स वाज़ बोर्न इन द टेरिटरी यानी कि अगर कोई पर्सन है, उसके माता या पिता जो है ईदर ऑफ व्होज़ पेरेंट कह रहा है ना, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जो है जन्मा हुआ है, ठीक है? और तीसरा कहता है हू हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेज़िडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of यानी कि जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, उसको जो है भारत का वो नागरिक हो जाएगा, ठीक है? पूछ लिया जाता है हू वाज़ बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये पूछ लिया जाता है कि कितने ईयर्स तक जो है वो होगा, तो वो जो है क्लियर बोल दिया जाएगा कि 5 ईयर्स तक का जो है वो बात बोली जा रही है। 1 मिनट रुको, ठीक है? हाँ, अब देखो आ जाओ 6 पे। 6 क्या कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान यानी कि वो जो है माइग्रेट कर गए थे इंडिया में पाकिस्तान से, ठीक है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाली कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अब इसमें बताया गया है कि कब किस कंडीशन में पाकिस्तान से आने वाले नागरिक को जो है भारत की नागरिकता जो है वो दी जा सकती है, सिटीजनशिप दी जा सकती है। अब क्या कहता है ये? एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है? लेकिन क्या है कंडीशंस लगाई हुई हैं। क्या? यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई है ना? मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। यानी कि क्या कह रहा है ये? ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा है ना? अब देखो क्या कहता है, एक बार और समझाता हूँ इस चीज़ को, है ना? इम्पोर्टेंट है। ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स ठीक है? या तो वो पर्सन या उसके माता या पिता में से कोई भी और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उनमें उनके उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स जो है वाज़ बोर्न इन इंडिया वो भारत में पैदा हुए थे एज़ डिफाइन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना? अगर वो भारत में पैदा हुए थे, जो कि डिफाइन किया गया था किसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो फिर उस कंडीशन में जो है उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, वो तो सिटीज़न समझा जाएगा भारत का। यानी कि देखो मैं बताता हूँ आपको। कोई पर्सन का जन्म हुआ कहाँ पे? पाकिस्तान में, आज़ादी के बाद, 1947 के बाद जो है 48 में उसका जन्म हुआ, ठीक है? अब उसका जन्म हुआ 48 में। अब जो है जब देखा गया अब वो जो है जब देखा गया कि भई मेरे माता-पिता में से कोई एक तो भारतीय है, इस कंडीशन पे भी उसे सिटीज़नशिप मिल सकती है, ठीक है? अब अगर उन दोनों में से कोई नहीं है तो अगर मेरे दादा का देखा जाए, तो दादा जो है 1920 में भारत रहते थे और 1930 में भी रहते थे, 1940 में भी रहते थे, फिर वो जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई।
तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब वो लागू था, है ना? तो उस टाइम पे जो है कह रहा है ना, परिभाषित भारत में जन्मा था। जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो भी परिभाषित है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो भारत में जन्मा था, तो फिर वो जो है वो उनका जो है ग्रैंडसन जो है वो क्या हो जाएगा? वो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा अगर वो माइग्रेट कर गया है तो। ठीक है? बी क्या कहता है? फर्स्ट बी का फर्स्ट क्या कहता है? इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड बिफोर 19th जुलाई of 19th of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. यानी कि ये क्या कहता है? देखो एक बार, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं? इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, यानी कि अगर वो पर्सन जो है इस जुलाई से पहले ही माइग्रेट कर गया था, समझ रहे हो? माइग्रेट कहाँ किया था? पाकिस्तान से भारत आया था। और कब आया था? इन दी केस उस केस में जब व्यक्ति ने जो है वो माइग्रेट कर गया था बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, ही हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उससे पहले अगर वो माइग्रेट कर गया था और वो तब से जो है वो ऑर्डिनरीली जो है रेजिडेंट है टेरिटरी ऑफ इंडिया का अपने माइग्रेशन की डेट से। तो उस कंडीशन में जो है वो भारत का नागरिक है। सेकंड क्या कहता है, यहाँ से चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे थे क्योंकि सिटीज़नशिप का जो है वो पता रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा रहता है, थोड़ी जानकारी जब हमें होती है तो आप भारत के नागरिक हैं, है ना? आपको संविधान के बारे में जो है वो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? और सबसे पहली बात तो है इंटरव्यू में भी प्रिएम्बल से सवाल आते हैं, उसको जो है वो रट लेना, ठीक है? प्रिएम्बल भी सुन लेते हैं कभी-कभी इंटरव्यूअर जो होते हैं आपसे, कि आपसे सीधे-सीधे पूछ लेंगे, भारत का संविधान आपने पढ़ा है? कि हाँ सर पढ़ा है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको प्रिएम्बल आता होगा, कि अगर आपने कह दिया जी सर आता है, तो आपसे वो 1 सेकंड नहीं लगाएँगे कि चलिए सुना दीजिए। ठीक है? तब आप बताएँगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिज़र्व सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये सारी चीज़ें आप बताते चले जाएँगे, ठीक है? तो आपको प्रिएम्बल जो है वो भारत के संविधान का आपको आना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया सारी चीज़ें, 5 से जो है वो सिटीज़नशिप के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं, ठीक है? 5 से कहाँ तक 11 तक हो जाते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो 12 से 35 तक। 12 से 35 तक जो है वो आपके फंडामेंटल राइट शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद 36 से 51 तक जो है वो आपके फंडामेंटल ड्यूटी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो ये जो है इनके पार्ट्स का भी नाम याद रखना, मैच करने के लिए भी आ जाते हैं कभी-कभी और डायरेक्ट पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको बता दिया 19th डे वाले से 19th डे ऑफ जुलाई के 1948 के पहले वो माइग्रेट कर गया था और तब से लेके आज तक जो है वो रेज़िडेंट है इंडिया का। सेकंड क्या कहता है? इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, ऊपर वाली कंडीशन जो थी बिफोर कर गया था, है ना? 19 जुलाई 1948 से जो है वो पहले कर गया था। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या कह रही है? बाद में किया है, ठीक है? On or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him, therefore, to such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government। यानी कि ये क्या कहता है दूसरा देखो, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रोविज़न किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया है। समझ रहे हो? अगर वो जो है उसके बाद आया है तो उसको ये जो है फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, जो कि बोला है कि जो है अगर नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इसी प्रयोजन के लिए सिटीज़नशिप के लिए जो है नियुक्त किया है,
आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। ठीक है? तो उस कंडीशन में जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भैया हमें जो है वो भारत का नागरिक बना लो, और ऐसे ये जो है जो भी ऑफिसर ऑथोराइज़ किया गया हो इस कंडीशन के लिए उसको एप्लीकेशन देगा। ठीक है? प्रोविजन क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। यानी कि अगर ये क्या कह रहा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे कि वो 19 जुलाई 1948 के तो बाद आया एक तो, ठीक है? उसके बाद आया और रहा 3 महीने, 4 महीने और एप्लीकेशन लगा दी सिटीज़नशिप के लिए, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि एक तरीके से प्रोविज़ो सीधे-सीधे कहता है कि जिस टाइम आप एप्लीकेशन लगा रहे हो इस कंडीशन के लिए, है ना? और जो है अगर आप 6 महीने तक नहीं रहे होगे, आपको जो है सिटीज़नशिप जो है नहीं दी जाएगी। आप एप्लीकेशन देने से 6 महीने पहले तक जो है 6 महीने से एप्लीकेशन देने के पहले 6 महीने आप जो है वो भारत में रहे। तभी आपकी एप्लीकेशन को मंज़ूर किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है? आर्टिकल 7वां क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीज़नशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी कि जो है ये आर्टिकल 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो है माइग्रेट कर गए हैं पाकिस्तान के लिए, उनके सिटीज़नशिप का अधिकार क्या है? ठीक है? ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी मैंने आपको 5 और 6 बता दिया ना कि कौन-कौन। 5 में जो है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है? जो भारत में बॉर्न हुए हों या जिनके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, ठीक है? और जो ऑर्डिनरीली रेज़िडेंट हों इंडिया के 5 साल तक कम से कम, है ना? और 6 में आपको बताया कि जो माइग्रेट किए पाकिस्तान से, ठीक है? और जो माइग्रेट किए 19 जुलाई से पहले-पहले कर गए, ठीक है? तो जो है उनको ईज़िली मिल गई उसमें, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उनके कोई ग्रैंडसन ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो है फादर-मदर में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर वो माइग्रेट कर गया है तो। और उसको 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाना चाहिए भारत में, तब उसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर 1948 19 जुलाई 1948 के बाद आते हो, तो आपको ये फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी एप्लीकेशन वाली गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया वाली, ठीक है? और उसमें भी एक कंडीशन है कि जब आप एप्लीकेशन दी है आपने, उससे 6 महीने पहले तक आप भारत में रहने चाहिए। अगर 6 महीने से कम हो आप, तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको वापस भेज दिया जा सकता है ना? या फिर ये भी बोल दिया जाएगा कि जब आपको 6 महीने हो जाएँगे, आप वापस एप्लीकेशन लगा देना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में बता दिया अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है? यानी कि क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6 अ पर्सन हू हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। यानी कि कोई पर्सन ऐसा था, कोई व्यक्ति ऐसा था मान लो, जो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट किया, है ना? टेरिटरी ऑफ इंडिया से, और ऐसी जगह माइग्रेट किया जो आज भारत की टेरिटरी में नहीं आके पाकिस्तान की टेरिटरी में आती है, तो उसको पाकिस्तान वो भारत का नागरिक ही नहीं समझा जाएगा, और समझा भी नहीं जाना चाहिए कायदे से। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने, और इस बात को लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। जो चीज़ जो जो टेरिटरी है पाकिस्तान के अंडर में आती है, उसमें भारत से माइग्रेट होने वाले पर्सन को उस टेरिटरी में आप भारत का नागरिक कह भी कैसे सकते हो? ठीक है? अब देखो सुनो एक बार फिर से, यही कह रहा है ना, अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। प्रोविज़न क्या कहता है? परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसे राज्य क्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र को
ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई थी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1938 के पश्चात प्रेजेंट किया है। अब समझो बात। ये क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर having so migrated to the territory now included in Pakistan, ठीक है, has returned to the territory of India under a permit for resettlement, ठीक है, और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ। देखो, उस टाइम पे अगर कोई परमिट वर्मिट हुआ होगा। हाँ, बता देता हूँ, अभी बता, ठीक है, अभी बता दूंगा, पहले प्रोविजो बता दूं इसका, पहले इसे समझो। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि ये आर्टिकल जो है उस पर्सन पे अप्लाई नहीं होगा जो माइग्रेट तो कर गया था टेरिटरी ऑफ इंडिया से और उस टेरिटरी में कर गया था जो आज पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब कोई जो है वो कुछ समझौते हुए थे उस टाइम पे कि जिसको बाद में भी अगर जिसको भारत में आना चाहता है कि आ जाए भारत में, या जो और भारत से जाना चाहते हैं पाकिस्तान वो चले जाएं। ठीक है, तो उसी कंडीशन की बात कर रहा है कि जैसे जो पर्सन चला गया था, हिंदी में ही समझो इसको, क्या कह रहा है ये? परंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात, यानी कि उस टाइम वो माइग्रेट कर गया था इंडियन टेरिटरी से, ऐसी टेरिटरी में माइग्रेट किया था जो पाकिस्तान के अंडर में आती थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पश्चात प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई थी। यानी कि बाद में कोई ऐसी ऐसी जो है स्कीम्स निकाली गई थी कि किसी पर्सन को अगर इंडिया वापस आना है ना? तो आ सकते हो। जैसे उस टाइम तो भागा-दौड़ी हुई थी, ठीक है? कोई अगर मान लो बाई चांस ये सोच के गया कि मेरा परिवार भी वहीं चला गया होगा, मैं भी चला जाता हूँ, ठीक है? तो वो पर्सन जो है उस ड्यूरेशन के उसने ये उसके जो जो भी ये हुआ क्या अनुज्ञा के अधीन जो लौट आया पर्सन, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या हुआ किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रतीक ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो उसको जो है आर्टिकल 6 के क्लॉज बी के तहत डील किया जाएगा। यानी कि वो यह माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है। तो आपको पता है जब अगर ये मान लिया जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, तो उस कंडीशन में 2 कंडीशन बन जाती हैं कि भई आप जो है भारत में रहोगे, आप एप्लीकेशन दोगे गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया को, ठीक है? और एप्लीकेशन भी तब दोगे जब आप 6 महीने रह चुके होगे। कंडीशन ये बन जाएगी। मान लो मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये 7 आर्टिकल ये कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एंड 6 अ पर्सन हू हैज़ आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडिंग पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि धारा 5 और 6 के होते हुए भी, ठीक है? होते हुए भी यहाँ से छोड़ दो, सिर्फ यहाँ से सुनो कहाँ से एक पर्सन है जो 1 मार्च 1947 के बाद जो है भारत से माइग्रेट किया, ठीक है? भारत से जो है वो चला गया और ऐसी टेरिटरी में चला गया जो आज पाकिस्तान में है। मान लो यहाँ से भारत से गया कोई पर्सन जो है वो पीओके में चला गया, ठीक है? कश्मीर वाले एरिया में चला गया था, ठीक है? लेकिन वो बाद में क्या हुआ पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया। ठीक है? पीओके बोलते हैं उसको, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो मान लो वो भारत से गया, उसने माइग्रेट किया और वो कश्मीर गया, लेकिन उस कश्मीर के एरिया को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है? तो वो जो है वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। सीधे-सीधी भाषा में लैंग्वेज में बोल रहा है ये, ठीक है? अब आया समझ में? लेकिन इन्होंने ये बोला कि अगर कोई पर्सन जो है वो चला गया था, ठीक है? माइग्रेट कर गया था, लेकिन क्या हुआ जो है रिटर्न टू टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, मतलब कोई परमिट वर्मिट आया होगा उस टाइम पे, ठीक है? उसमें ये बोला गया होगा कि अगर कोई रीसेटलमेंट के लिए वापस से भारत आना चाहता है तो आ सकता है और वो उस ड्यूरेशन में वापस भारत आ गया। मतलब जब आज़ादी के टाइम पे जब बँटवारा हुआ था, बँटवारे के टाइम पे वो वहाँ चला गया, ठीक है? उस ऐसी टेरिटरी में चला गया जो पाकिस्तान के अंडर में आती थी। अब वो फिर जब वापस से रीसेटलमेंट का कुछ स्कीम आई, वो वापस इंडिया में आ गया।
तो उस पर्सन को ऐसे पर्सन माना जाएगा कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हुआ पर्सन माना जाएगा उसको, ठीक है? यानी कि उसको ट्रीट किया जाएगा आर्टिकल 6 के क्लॉज़ बी की तरह, ठीक है? समझ में आई ये बात? बताओ फटाफट से। आ गया आर्टिकल समझ में? 7 बताओ। सृजन, कविता, रुद्र, प्रगति, दिव्या, सानिया। सानिया, बेटा समझ में आ गया? और आप ये बताओ आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं रहते हो? जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप ये बताओ आप यहाँ पे आप क्लासेस में रेगुलर क्यों नहीं रहते हो? ना आप मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्लास में दिखे, ना मुझे आप बीएनएसएस की क्लास में दिखते हो, है ना? ना आप मुझे जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास करा रहा हूँ, उसमें भी नहीं दिखते हो। ऐसा क्यों है? क्या यस सर? यस सर पूछ रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि रीज़न क्या है आपके यहाँ ना आने का? या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एप्रिशिएट करता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, है ना? और अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी न कभी तो किसी न किसी को ज़रूरत तो पड़ती है टीचर की। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? मैं सोच तो रहा था 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, ठीक है? बाकी कंटिन्यू करेंगे कल सेम टाइम पे और रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा मतलब अगर समझ में आया है इतना तो, ठीक है? तो बता दीजिएगा और बस यही रहेगा आज, ठीक है? कल भी सेम क्लासेस चलेंगी और बाकी ठीक है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। हैव अ गुड डे।